प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। देखो लास्ट टॉपिक था एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट, वो समझ आ गया सबको। उसके बाद ये टॉपिक बहुत सिंपल है, रिएक्शन प्रोग्रेस कैसे करती है, जैसे आप लोग कर रहे हो प्रोग्रेस वैसे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये बहुत आसान है। एक्टिवेशन एनर्जी, इधर क्या लिखे हैं पीयूष? अच्छा है बच्चा तो ये। तो यहाँ पे होती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट, है ना, इसको हम EAF लिख सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, है ना। अभी हम बैकवर्ड के लिए भी करेंगे ना अगले टॉपिक में, ठीक है। और ये क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट। और ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है ना। अब मान लो आप लोगों को मैं तवे पे बिठा दूँ, क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा? मेरे देखो यहाँ इधर जल गया था, ये एकदम से ऐसे लगा कुछ गर्म, तो रिएक्शन होता है ना, क्यों? एनर्जी गेन होगी, है ना, अनस्टेबल होगी ना वो स्टेट, क्या है, तो वो बहुत जल्दी अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी सीख लो, इसको बोलते हैं डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या है, क्या बोलो कुछ? खा पी के, तो लंच भी करके आए हो गए, खा पी के आए हो, पूड़ियाँ परोठे फूटे खाए होंगे, बोलो मानसी क्या खाया? झूठ नहीं बोलना, फ्रूट्स में तो क्या ना, आज फ्रूट नहीं खाया आपने, मेरे को पता, पूरी खाई ना, देखा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आगे समझ। इसमें से कुछ नहीं है ना, आपको ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में यही है। उसमें अगर मान लो बाई चांस, वैसे थ्योरी इसकी कभी भी नहीं आई CBSE में, कि वो के प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन करो, तो आपको यही कहना है रिएक्टेंट्स की कुछ एनर्जी होती है, एवरेज एनर्जी बोलते हैं उसको, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, और उसको हम एनर्जी कुछ सप्लाई करेंगे जिसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, और फिर कॉम्प्लेक्स स्टेट बन जाएगी विच विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। वो थ्योरी लिख देंगे, ठीक है। आता नहीं है, ग्राफ आता है उसका न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। लिखो अभी, रुको, लिखो इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिखो। लिखो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, थोड़ा सा लिखवा देते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, कॉमा, the reactants do not change directly into the products, do not change directly into the products, अगली को, the reactants first absorb energy, the reactants first absorb energy equal to activation energy. The reactants first absorb energy equal to activation energy and thereby form activated complex, and thereby form activated complex. ठीक है। उसके बाद ये ग्राफ बना लो सीधा। आप लोग यहाँ पे वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक दिखा भी सकते हो, एक रिएक्शन और कर सकते हैं वैसे। देखो सिंपल सी रिएक्शन बताता हूँ, देखो जैसे A + B gives AB, A + B2 gives AB + B। जैसे इसने ये रिएक्शन ली है, कोई भी ले, वो हमने पहले की थी A2 B2, वो भी ठीक थी।
इसको कैसे, इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, ए बी के साथ इंटरेक्ट होगा, है ना, क्या होगा, ए और बी का बॉन्ड बनेगा पार्शियल, बी और बी का बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा, ऐसे ही होगा। और फिर क्या बनेगा, बोलो, ए बी प्लस, ये स्टेट कौन सी है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट, अनस्टेबल स्टेट, जिसमें पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं। आगे समझ, ठीक है, क्लियर है, ये स्टेट है यहाँ, क्लियर। तो ये स्टेट को ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी इधर, बोलो बी, यहाँ पे क्या लिखूँ, ए बी, क्या लिखूँ, ए बी प्लस बी, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, चाहे ऐसे पॉज कर दो, ये नोट कर दो। देखो इधर बन गया ग्राफ। उसके बाद ये बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाएगा और ए बी का बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे रेक्टेंगल लिख सकते हो, एक लाइन लिखते हैं, लिखो टी एच ई, लिखो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट, activated complex state is called the activation energy, is called the activation energy, is called the activation energy। हो गया बच्चे, ये भी लिखना था, ये देखो ये लिखा मैकेनिज्म की, रिएक्शन का, रिएक्शन लिखनी है, उसका मैकेनिज्म छोटा सा, आगे समझ, जिसने नहीं किया कर लो, सबने कर लिया, एक दो का रहता है, लोग दो। देखो अगला टॉपिक क्या, अगला टॉपिक बोलो, एक्टिवेशन एनर्जी एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस। वेरी गुड बच्चे, आप नहीं बोले, सॉरी, दोबारा बोलो, आपकी अकेले की बात आएगी भी, देखो एक्टिवेशन एनर्जी एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस। ओके। अब देखो, इसको सीखने से पहले हम एक चीज और सीखेंगे, है ना, एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के ग्राफ कैसे बनते हैं। ये देखो आया नहीं ना, ये कुछ दिन परसों झूठ बोल रहा था, कहता मैं बीमार था, मैंने घर पे फोन किया, कहता ठीक था, और नहीं समझा। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, और ये आ गई एक्टिवेशन एनर्जी। अभी मैं यहाँ पे एफ लिखने लग गया हूँ, ठीक है, मतलब फॉरवर्ड, अभी हम बैकवर्ड में जाना ना हमने, तो यहाँ से आएगा, उसको बाद में बनाएंगे। और ये आ गया डेल्टा एच, क्या आ गया, ये इधर टाइम लिख सकते हो, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो, यहाँ पे एनर्जी लिखना होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्लियरली आप डेल्टा एच निकालेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा एच क्या है, ईपी माइनस पी आर, बोलो ना, ये डेल्टा एच क्या है, तो डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, लो खत्म है, सब खत्म हो गया, जय हो। ईपी ग्रेटर लेस देन ई आर, तो डेल्टा एच क्या आएगा, तुम लोग पॉजिटिव गई है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कौन सी है, ठीक है। इसके बिल्कुल रिवर्स ग्राफ बनाना, बाकी सारी नोटेशन सेम, ऐसे आएगा, यहाँ आ जाएगा, और इधर क्या आएगा, ये क्या है, ई पी, इधर ई आर, ये इधर, ये इधर, इधर क्या आ गया, चलो, और एक्टिवेशन एनर्जी इधर पहले लिख लें, डेल्टा एच एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। डेल्टा एच का क्या फॉर्मूला होता है, ईपी ग्रेटर है, डेल्टा एच क्या है, आप ऐसे लिख सकते हो ना, एस डेल्टा एच क्या आया, मतलब कि एंडोथर्मिक का ग्राफ, एक्स और एंडो के पहले ग्राफ ना, फिर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के बनाएंगे, ठीक है। अब हम बनाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, दो चीजें साथ में आ गई, एक्सोथर्मिक एज वेल एज रिवर्सिबल, ठीक है। तो अब आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि एक्सोथर्मिक का ग्राफ कैसा होता है, एक्सोथर्मिक का ग्राफ ऐसा होता है, सही है, ओके। ये क्या आ गया, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इधर, और ये क्या आ गया, डेल्टा एच, ये आ गया एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड,
ठीक है। और ये आ गया एक्टिवेशन एनर्जी फॉर। आप लोग नीट के PYQ उठाना, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि उसने पूछा हुआ है अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की ज़्यादा होती है बैकवर्ड की, बताओ भाई। अभी भी फॉरवर्ड बोली यार, मैंने फॉरवर्ड सुना, फॉरवर्ड बोला, देखो वो भी क्या है, आपने यही बोला बैकवर्ड की ज़्यादा होती है, यही बोला ना, बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी। देखो ग्राफ अगर आता है तो ये कितना आसान है, नहीं तो एक बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है। जब ऐसे ऑप्शन आएंगे ना, ऐसे ऐसे तो पागल हो जाओगे, ठीक है। तो ऑप्शंस ये देखने, पहले अपना ग्राफ बनाओ, आगे आंसर याद कुछ नहीं करने की जरूरत, और ये चीज़ अपने आप दिमाग में बैठ जाती है, ठीक है। उधर ना कल मैं +1 के बच्चों को बता रहा था, एक ना ऐसी ट्रिक डाली हुई थी किसी ने, ट्रिक थी उसके ऊपर सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले थे उसमें, mr²/2 mr²/3 mr²/4 ऐसे ही चलते ना, डिस्क हेमिस्फीयर ये वो। तो मेरे को भी वो ट्रिक अच्छी लगी, मैं कहा सही है यार, 6 कैसे हो गया ना। फिर उसमें एक बच्चे ने कमेंट किया हुआ था, उसने लिखा हुआ था कि बच्चों को गाइड कर रहा था, कहता डेरिवेशंस फोकस करो, ऐसे ट्रिक्स, कहता कितनी ट्रिक्स करोगे, बायो का बच्चा था वो, कहता बायो की ट्रिक्स भी इतनी होती हैं तो फिजिक्स में इतनी सारी ट्रिक्स हो जाएंगी, ऐसे होएगा नहीं तुम लोगों से। फिर उसने साथ में बताया भी, कहता डेरिवेशन आती होगी तो हो जाएगा वो। फिर वो जिसने डाला था वो तो टीचर था, उसने बोला इसको, कहता कि इतना टाइम थोड़ी होता पेपर में ट्रिक सॉल्व करेगा डेरिवेशन के साथ। लेकिन होता क्या बच्चे, जैसे ये ग्राफ है ना, अगर इसको 3-4 बार बना लोगे फिर आपको ये ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, ये भी वही चीज़ है। अगर मैं इसको ग्राफ, मैं अभी आपको कह रहा हूँ ग्राफ बना लेना वहाँ पे, और बंदा सोचेगा यार ग्राफ में तो टाइम लगेगा, टाइम क्या लगेगा, मेरे को मेरे से पूछ लो, मैं बिना ग्राफ देख बताऊँगा कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिख रहा है, मैं कोई इधर पड़ा है ना, आया समझ। तो ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं, समझ आया। लेकिन वो जो चीज़ थी ना उस बच्चे ने बोली, वो सिर्फ 1% बच्चे के लिए थी, अभी भी 99% बच्चा वो ट्रिक फॉलो ज़्यादा करेगा, ठीक है, इस तरफ कम बच्चे जाते हैं। ये तो चीज़ है सिंपल है ना, अगर ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो, जैसे फॉर्मूले होते हमारे भी है ना, तो बंदा ड्राइव करना कम पसंद करता है, बेटर है बंदा का याद ही कर लो। और जैसे जलदास मेथड है ये वो है, उसमें याद करोगे तो होना ही नहीं क्वेश्चन, जो औखा क्वेश्चन है वो नहीं होता, आया समझ। और उसमें बच्चे ने अपने नंबर भी लिखे 692, तभी आए थे उसके। तो ट्रिक्स काम नहीं आती, ट्रिक्स काम आती है बायो में, और जहाँ भी आपको लगे कि लॉजिक से हट गया वहाँ, ठीक है। ये ग्राफ बनाओगे, बनाओ, दूसरा बना लोगे खुद, एंडो का ग्राफ बन जाएगा। उसमें क्या आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की, हाँ ये आ जाएगा, ये लो बना दिए मैंने ग्राफ, बाकी सब लिख लेना, ठीक है। लिखो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन रेट, नेक्स्ट टॉपिक लिखो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन रेट्स। कैटलिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, कैटलिस्ट रिएक्शन को पास करता है कैसे, बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, ठीक है। कैटलिस्ट क्या करता है, एक अलग पाथ देता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो अगर ग्राफिकली देखें तो ऐसा हो, देखो जैसे एक्सोथर्मिक का ग्राफ है, इधर क्या आ गया, इधर आ गया PP, ये क्या होता है, ये क्या है डेल्टा H, ये क्या है, ये बैकवर्ड है ना। इसमें भी हम चाहें तो 4 ग्राफ बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, चलो कोई नहीं। मान लो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है, रिवर्सिबल वैसे तुम्हें पता लगा, अभी मैंने मान लो नहीं, ठीक है। ये देखो
ये कैटलिस्ट अलग पाथ प्रोवाइड करवा रहा है। जो एक्टिविटी स्टेट बनेगी उसकी एनर्जी कम है, ठीक है। इससे मिस्टी एनर्जी कम है, प्रोडक्ट सेम ही है। कैटलिस्ट से प्रोडक्ट थोड़ी चेंज होता है, प्रोडक्ट तो सेम ही रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी पहले है EAF थी, अब होगी EAF डैश, ठीक है। तो ये जो EAF डैश है वो है विद कैटलिस्ट। विद कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी विदाउट कैटलिस्ट। आगे समझ? इसमें सारी थोड़ी ना आपको नोट्स में से लिखनी है, थोड़ी सी मैं लिखवा दूँ, स्टार्टिंग करवा दूँ। लिखो, 2-3 लाइनें लिखवा देता हूँ, खुश हो जाओगे। देखो, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस। माचियो हंस क्यों रहे हो? वापसी देखो, हंस रही है ना, देखना। देखो, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which increases the rate of reaction, without itself undergoing any permanent chemical change. चलें आगे। चलो, अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, चलिए लिख दो। बताओ इसका, चलो नाम बताओ, हाथ खड़ा करो, इसका नाम बताओ। अपनी क्लास में 3 या 4 बच्चे होंगे, इसका नाम बता सकते, ज़्यादा से ज़्यादा। उधर सिर्फ एक बच्चा था, कौन बता सकते इसका नाम? हाथ खड़ा करो। 3-4 में ज़्यादा ही कह रहा हूँ, वैसे ही कह दिया, गलती से बोल दी। बोलो, क्या? ये ना +1 में थी रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इससे बनता है, इससे ना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं इस मेथड से, ठीक है। इसको हीट किया जाता है, इसको हीट करते हैं। अगर कैटलिस्ट नहीं है तो आपको हीट करना पड़ेगा लगभग 673 तक, और अगर आपके पास कैटलिस्ट है तो इसको हीट करना पड़ता है 450 तक। तो आप देख सकते हो कैटलिस्ट ने एक अलग रास्ता दिया और रिएक्शन लो टेम्परेचर पे भी हो रही है, ठीक है। ये होता है कैटलिस्ट का इफेक्ट। यहाँ पे MnO2 क्या है? ब्लैक पाउडर होता है, ये कैटलिस्ट होता है। पायरोलुसाइड। और मैंने पूछा था टेस्ट में, और DNF वाले टेस्ट में देना मैंने पूछा था और बताओ, और तो कई ने लिखा है, नाम लिखने थे उसमें कि पायरोलुसाइड Mn का और है ऐसे, और FeCr2O4 क्रोमियम का और है, ये पूछा था मैंने। इनऑर्गेनिक नहीं आती ना कोर्स। यहाँ पे 4 200 डिग्री का फर्क पड़ जाता है। आगे समझ? कैटलिस्ट प्लस इसका नाम होता है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट ये होता है क्लोरेट आयन, इसे बोलते हैं क्लोरेट आयन, ठीक है। Cl नेगेटिव को क्या बोलते हैं? क्लोरेट आयन। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर +1 में BCM को आया था,
तो बच्चों को उनको उन्होंने ना फॉर्मूला में लिखा था, थ्योरी लिखी थी, पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोजिस टू के वैसे करके, ठीक है। तो वो बच्चे कर नहीं पाए, फॉर्मूला नहीं आता, रिएक्शन आती थी। क्वेश्चन आता था जी, हमें पता है नहीं आया क्या क्वेश्चन का है, किस चीज़ का आता था, लिखो एक लाइन लिखो। फॉर एग्जाम्पल MnO2, लिखो फॉर एग्जाम्पल MnO2 a black powder, for example MnO2 a black powder speeds up the thermal decomposition of potassium chloride. बच्चे सारे बच्चे शॉर्टकट्स याद करके पेपर क्लियर करते होते, सबका क्लियर हो जाता है ना। तो इसलिए शॉर्टकट्स नहीं, कंसेप्ट तैयार करो, अपने कंसेप्ट सॉलिड करो। समझ आई बात? बाकी अभी बताने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे पेपर अभी होने हैं, पेपर दे लो, बाकी बातें फिर करेंगे। हाँ जी, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, ये रिएक्शन लिख लो, विदाउट कैटलिस्ट विद कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट विद कैटलिस्ट। बच्चे एक मिनट रोक दो, कर दिया? ओके देखो जैसे ये वाला ग्राफ है, सिमिलरली बनेगा हमारा एंडोथर्मी का ग्राफ, ठीक है। एंडोथर्मी का ग्राफ यहाँ आगे रुक जाएगा, ये है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये है डेल्टा एच, ये क्या है डेल्टा एच, और ये जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, ये है विद कैटलिस्ट। ये बनाया, ठीक है। कोई डाउट किसी को आ गया समझ? ठीक है आयुष, चलो यहाँ आ गया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, या टाइम भी लिख सकते हो। चलो यहाँ पे लिख लेना एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड विद कैटलिस्ट लेस देन एक्टिव, ठीक है। ग्राफ ही बनाया, दूसरा बनाओ, जल्दी करो, से बना लो ग्राफ, रोक दो उसे। कर दिया। एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से रिएक्टेंट से लेनी है, यहाँ से नहीं लेनी, यहाँ से। और ये प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट इसमें कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट। ग्राफ दोबारा बनाना पड़ेगा, दोबारा समझ लो ये ग्राफ। बच्चे एक मिनट रुको, देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स ER EP, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एनर्जी है एक्टिव एनर्जी फॉरवर्ड की, ठीक है। और अगर रिएक्शन आपकी कैटलिस्ट के साथ जाती है तो ये है, तो एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट होती है, ठीक है। तो ये आ जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की विद कैटलिस्ट। यही बनाया सबने, ठीक है। चलो वेरी गुड। इसमें अगर डेल्टा एच निकालना तो ये दिस इज डेल्टा एच। अभी हमने रिवर्सिबल का नहीं किया, अब रिवर्सिबल का हम करते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल का करने से पहले मैं रिलेशन करा दूं थोड़े से, ठीक है। ड्रॉ कर दूं, चलो देखो सिंपल से रिलेशन। देखो वो जो ग्राफ बनाया था ना पीछे स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में एक्सोथर्मी का ग्राफ, उसमें करेंगे। यहाँ पे आ गया एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, यहाँ पे आ गया एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, और ये आ गया हमारे पास डेल्टा एच, और ये आ गया हमारे पास ये एक्सो का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? इसमें मेरे को ये बताओ, मान लो बैकवर्ड रिएक्शन, तो बैकवर्ड के लिए ये आ जाएगा EAD, ये समझ आया। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं रिएक्टेंट हो जाएंगे, तो इसको इंटरमीडिएट स्टेट से ही जाना पड़ेगा उधर, ठीक है। तो पहले इंटरमीडिएट स्टेट आएगी, फिर ये बनेगा। क्लियर? अगर समझ तो रिलेशन क्या आया, EAB EAF और डेल्टा, इसमें क्या रिलेशन आया? EAF बड़ा कौन सा, पहले ये बताओ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, ये चीज क्लियर होगी। पहले किया ना हमने, ये कर लिया, फिर रिलेशन भी कर लो। क्या रिलेशन आया निकाल लो। रिलेशन ही ना लिखा था, एक्टिव एनर्जी बैकवर्ड इक्वल्स टू EAF प्लस, बस ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है सिंपल सा, ठीक है।
और दूसरा भी देख लो ग्राफ, पीछे बनाया हुआ आपने ग्राफ, उसी में कर लो चलो। ई टी ई आर, इधर क्या आ गया डेल्टा एस, और यहाँ पे एक्टिव एनर्जी पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड आएगी ये। क्या रिलेशन है बोलो? ये एफ आ जाएगा, ये एफ इक्वल्स टू दिस टोटल इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, यानी कि चलो ओके तो है ही नहीं ये रिलेशन। ठीक है, ठीक है, उधर आ गया समझ, कर लो नोट। अब आपने पता क्या सीखना, सुनो ये है सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, रिएक्शन रिवर्सिबल भी है और कैटलिस्ट भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा ये देखो, कुछ भी नहीं। अब आपको ये बहुत आसान लगेगा आज का दिन, कल कहूँ ना बनाने को, कल देखना ऐसे बनाएंगे। उनको प्लस वन को दिया मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ग्राफ, नेटिंग एनर्जी वाला, ऐसे बना रहे हैं। वो ग्राफ था ना ये वाला, ये बनाया कैसे बन गया। आ जाओ इधर देखो, इधर सुनो, ये आ गया एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये आ गया एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बोलो मत हिमांशी, ये आ गया डेल्टा एच। क्या आ गया बताओ? एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ तक है, यहाँ तक या यहाँ तक? रिएक्टेंट कहाँ तक? विद कैट, ये मैंने फॉरवर्ड लिख दिया, और ये क्या लिख दिया? बैकवर्ड। यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन पूछने, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटलिस्ट मेरे पास अलग पेन है कोई? ब्लू रेड नहीं है? नहीं है, ब्लू क्या है? ब्लू है। बहुत लेट जाओगे। ये विद कैटलिस्ट, ये कैसे है? विद कैटलिस्ट जब हम करेंगे तो, विद कैटलिस्ट जब हम करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, है ना? कितनी हो जाएगी? EF डैश। और ध्यान से देखो, बैकवर्ड रिएक्शन की भी एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई। यहाँ क्या लिखूंगा? ये तो मैं आगे बड़ा खतरनाक हो गया। चलो आ जाओ इधर। तो इससे क्या सीखा? अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्या कैटलिस्ट में डेल्टा एच पे फर्क डाला? क्या डेल्टा एच सेम है? डेल्टा एच ये इस पे फर्क पड़ा? नहीं। तो ये डिपेंड कर रहा है इनिशियल और फाइनल पोजीशन। डेल्टा एच किस पे डिपेंड कर रहा है? पास पे डिपेंड नहीं कर रहा, किधर से आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि एंथैल्पी चेंज है स्टेट फंक्शन। क्या है? स्टेट फंक्शन इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करे, उनके डिफरेंस है। ठीक है, तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ डेल्टा एच। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, देखो कितना आसान, मेन में भी आया हुआ। डेल्टा एच, डेल्टा जी, प्लस में तो छुट्टियों में दी ना, डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस, इसमें से कुछ भी चेंज नहीं होगा। सही है, कैटलिस्ट के साथ इसमें से कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक चीज चेंज हो रही है। क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या चेंज हो रहा है? हाँ, और आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन, एक्टिवेशन एनर्जी किसकी ज्यादा चेंज होगी, फॉरवर्ड की बैकवर्ड की? तो चलो पहले ये बता दो, इवन लोगों, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की विदाउट कैटलिस्ट जो है वो कम है बैकवर्ड से। सही है ये सही है गलत है? और अगर डैश लेंगे तब भी यही आएगा। मैं पूछ रहा हूँ एक्टिवेशन एनर्जी जो कैटलिस्ट ने फैक्टर, कैटलिस्ट ने क्या किया? एक्टिवेशन एनर्जी कम की, किसकी ज्यादा कम, किसकी की? फॉरवर्ड की बैकवर्ड की? हाथ खड़ा करो। हाँ जी, सेम ही कम की, सेम कम की। कितनी 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 कम की? इतनी कम हुई है ना, ये भी इतनी कम हुई, ये देखो इतनी रहेगी, इतनी इसकी, तो ये कम हुई, इतनी ये कम, तो दोनों सेम ही कम हुई है ना। तो कैटलिस्ट चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एंडोथर्मिक हो, कोई फर्क नहीं डालता। अगर समझ? चार टाइम हो गया, एकदम से बोल रहे हैं तुम लोग, बताओ ना पहले। ये बना लो पहले, बनाओ, ये एक पॉज करो।